नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव आयोग बुरी तरीके से अपने ही फैसलों में उलझता चला जा रहा है। जिस तरीके से वहां पर चुनाव मतदाता सूचियों को एक नए सिरे से उसने उनके पुनरीक्षण का फरमान जारी किया, उसमें नए नए नियम लगाए, लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए जिस तरीके से कई प्रमाण पत्रों की ज़रूरत बताई, उसको लेकर विरोध के स्वर उभरे और उसमें बार बार अब चुनाव आयोग को तब्दीली करनी पड़ रही है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी से कंसल्ट तक नहीं किया, संपर्क तक नहीं किया, किसी से बात नहीं की और जब आपत्तियां आ रही हैं तब वो बिना किसी से पूछे अपने आप उनमें संशोधन करता चला जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर आज विपक्षी गठबंधन के नेताओं की चुनाव आयोग के साथ मुलाकात होने वाली है और इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के सामने जो आपत्तियां हैं उनको रखा जाएगा कि किस तरह से चुनावी जो मतदाता सूची है बिहार में उस पर विपक्षी दलों की क्या आपत्ति है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है बड़ी संख्या में वहां से लोगों को मतदाता सूचियों से बाहर करने का, और जब विपक्ष ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको लेकर अब आयोग बार बार उसमें तब्दीली कर रहा है, बदलाव कर रहा है। न तो उसने ये फरमान जारी करने से पहले किसी को बताया, किसी से पूछा कि वो 22 साल के बाद अचानक क्यों मतदाता सूची को उसको रिवाइज करने जा रहा है, और न ही जब वो बदलाव कर रहा है या तब्दीलियां कर रहा है तब किसी से पूछ रहा है। इन सारे मुद्दों पर बिहार के तमाम जो गठबंधन के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता, उनकी मुलाकात चुनाव आयोग के साथ आज होने वाली है, ऐसी खबरें हैं। इसको लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी, लेकिन मतदाता सूची में बदलाव और उनको चेंज करने का, उनके पुनरीक्षण का, उनमें जो जिस तरीके से संशोधित करने का ये फैसला है चुनाव आयोग का, उसको लेकर बिहार में ज़बरदस्त राजनीतिक हलचल मची हुई है। विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इतने कम समय में व्यापक तरीके से पूरी मतदाता सूची की ओवरहॉलिंग की जा रही है। संभव कैसे है? इतनी जल्दी लोग अपने किस तरह से प्रमाण पत्र दे पाएंगे जो मांगा जा रहा है, जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं? और दूसरी बात यह कि अगर नहीं दे पाएंगे तो क्या सबको मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा? हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे उनको मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर एक बात मिलने वाले हैं गठबंधन के नेता, लेकिन जो आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं चुनाव आयोग के संशोधन के बावजूद अभी भी वो सारे मुद्दे बने हुए हैं। चुनाव आयोग ने थोड़े बहुत संशोधन उसमें ज़रूर किए हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है अमलेंदु जी कि मूल मुद्दा ये है कि जो ऑलरेडी सूची में है, मतदाता सूची में है, उनको भी अपने प्रमाण पत्र दोबारा से देने होंगे। और जो बदलाव वो कर रहा है वो सिर्फ विपक्ष का कहना है कि दिखावे के लिए कर रहा है, उसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो अभी भी पूरा होता दिख रहा है। हाँ, वास्तविक उद्देश्य पूरा होता दिख रहा है उसका। और समीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के इस कदम से चुनाव आयोग ने खुद अपने ऊपर सवाल खड़े कर लिए हैं कि उसने 2003 से लेकर अब तक बोगस मतदाता सूचियां, फर्जी वोटों से उसने चुनाव करवाया और फर्जी वोटों के आधार पर ही नीतीश कुमार जो है 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको बिहार से जो वोट मिले हैं 11 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं फर्जी वोटों के आधार पर बने हुए हैं। चूंकि चुनाव आयोग खुद जो मान रहा है कि फर्जी वोट हैं ये और उसको जाँच करानी है, उसको 2003 की मतदाता सूची को असली मान रहा है। उसके बाद जो आया उस पर वो मांग रहा है कि आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए, कि इससे पहले आपने क्यों नहीं दी? इसका मतलब चुनाव आयोग ने साफ साफ ये मान लिया कि उसकी मतदाता सूचियां बोगस हैं, फर्जी हैं। और यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा था कि फर्जी मतदाता सूचियों के आधार पर बीजेपी को जिताया जा रहा है। तो ये आरोप तो चुनाव आयोग ने खुद मान लिया एक तरीके से। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप जो मतदाता सूची है उसको आप अपलोड करिए, सार्वजनिक करिए। और चुनाव आयोग अब तक खासतौर पर जो पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उससे ही भागते दिखाई पड़ रहे थे। हाँ, उससे भागते दिखाई पड़ रहे थे और ये मुख्य चुनाव आयुक्त भी जो है ये भी उससे भागते दिखाई पड़ रहे हैं। और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जो है मांग कर रहा है कि भाई हरियाणा और महाराष्ट्र की आप हमको विधानसभा और लोकसभा चुनाव की 2024 की मतदाता सूची हमको डिजिटल एक्सेस दीजिए। उसका वो नहीं दिया जा रहा है। 2003 की जो है आपने अपलोड कर दी कि आप उसे डिजिटल एक्सेस भी कर लीजिए। भैया 2003 की आप मतदाता सूची दे सकते हैं
मतलब 22 साल पुरानी। तो आपको अभी की मतदाता सूची जो है डिजिटल एक्सेस देने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको इसमें? इसका मतलब विपक्ष के आरोप सही है और फर्जी मतदाता सूची तैयार की है चुनाव आयोग ने, यही समझा जाएगा। वरना फिर चुनाव आयोग उसका डिजिटल एक्सेस दे दे, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दे दे 2024 की लोकसभा विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियां, और चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे कि उसको ये SIR अभी कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और क्या ये फर्जी मतदाता सूचियां थी जिन पे अब तक चुनाव हुए, जिन पे लोगों ने अभी तक वोट डाले, ये फर्जी मतदाता सूची थी। तो इसके लिए चुनाव आयोग में कौन दोषी है, कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त इसके लिए दोषी है, कि राजीव कुमार इसके लिए दोषी है कि नहीं है, जिन्होंने 2024 में लोकसभा का चुनाव करवा दिया, तो वो दोषी है कि नहीं है, इसके लिए तो उनको क्या सजा होगी। नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये बताएं कि राजीव कुमार जो इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने इसी मतदाता सूची के ऊपर बिहार में लोकसभा का चुनाव करवाया, उनको फर्जी मतदाता सूची के लिए क्या सजा दी जाएगी, ये चुनाव आयोग स्पष्ट करें। जी बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं। और जो महाराष्ट्र चुनाव के समय ही संजय राउत ने आरोप लगाए थे कि बड़ी संख्या में मतदाता सूची में ऐसे मतदाता शामिल हैं, बोगस वोटर्स हैं, उनका कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन वो हर राज्य में जाकर चुनाव मतदान करके आते हैं और वो बीजेपी को जिता देते हैं, ये उनका आरोप था। उन्होंने ये भी कहा था, संजय राउत ने, अगर हमारे पास होगा उनका ये पुराना बयान तो हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे भी, कि किस तरीके से यही मतदाता अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद ये दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार जाएंगे और पश्चिम बंगाल जाएंगे। वो सारी चीज़ें सही होती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस जो विपक्ष की ये मांग है कि मतदाता सूची सार्वजनिक की जाए, उसको सार्वजनिक करने से वो हिचक रहा है। पुरानी मतदाता सूची वो ज़रूर दिखा रहा है 2003 की, लेकिन जो पिछले चुनाव की मतदाता सूची है, पिछले विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, उसको दिखाने में उसको क्या हर्ज है, यही सवाल विपक्ष का है। और आज की बैठक में आज अगर मुलाकात होती है तो ये सारे सवाल चुनाव आयोग के सामने विपक्ष रखेगा। और सबसे ज़्यादा जो आपत्तिजनक बात है विपक्ष की तरफ से वो ये है कि इतने कम समय में अचानक उसने पूरी मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का, उसको एक ओवरहॉलिंग करने का फैसला, फरमान जारी किया, उसकी शुरुआत कर दी। और उसमें जिस तरह के प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, तो बड़ी संख्या में लोग उस मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, और इनमें से ज़्यादातर गरीब और पिछड़े तबके के लोग हैं, जो इतनी जल्दी उनके पास न तो वो उपलब्ध होंगे दस्तावेज़ जो मांगे जा रहे हैं, और न ही इतनी जल्दी वो उसको तैयार कर पाएंगे या उसका इंतज़ाम कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आधार कार्ड से वोटर आई कार्ड को लिंक कर दिया गया है, तब फिर नए सिरे से इनकी क्या ज़रूरत है। ये तो अमलेंद्र जी बिल्कुल ये हुआ कि आपके अपने जो दस्तावेज़ हैं उन पर भी वो सवाल उठा रहा है, पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है कि सारे दस्तावेज़ फर्जी तरीके से बनते हैं और यही सिस्टम उनको बनाता है। हाँ बिल्कुल, यही सिस्टम बनाता है। और ये एक तरीके से साफ तौर से कहा जाए कि भाई आपने इसमें आधार के ऊपर भी सवाल उठा दिया जी, और आधार का बचाव जो था किस तरीके से बीजेपी अब तक करती रही है, और कैसे बताया जाता है सब बड़ा क्रांतिकारी कदम नरेंद्र मोदी ने उठाया है, ये बताया जाता रहा। तो अब चुनाव आयोग ने तो सीधे उस पर भी सवाल उठा दिया। तो इस पर अब स्पष्ट करना चाहिए चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड से जब आप लिंक कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही आपने कहा कि चूंकि इसलिए लिंक कर रहे हैं कि जो डुप्लीकेसी है वो नहीं होने पाए, एक मतदाता का दो जगह मतदान नहीं हो पाए। तो आप आधार से लिंक क्यों कर रहे हैं? जब आप यहाँ आधार नहीं मान रहे हैं तो आप आधार से लिंक क्यों करा रहे हैं? क्या आप डाटा बेचेंगे? इसका मतलब चुनाव आयोग नागरिकों का डाटा कहीं बेचेगा, ये आरोप लग रहे हैं। तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, जब आप आधार से लिंक करा रहे हैं वोटर लिस्ट को, और तो आप यहाँ आधार क्यों नहीं मान रहे हैं? तो आधार से आदमी की व्यक्तिगत सूचनाएं जो हैं, व्यक्तिगत डाटा, वो सब लीक हो जाता है। तो आप इस आधार से क्यों लिंक करा रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल तकनीकी तौर पर भी और चुनाव आयोग की मंशा के ऊपर उठ रहे हैं सवाल। बिल्कुल, चुनाव आयोग की मंशा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। एक बार देखते हैं, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर हमला बोला है चुनाव आयोग के ऊपर और कहा है कि विपक्ष के दबाव में वो अपने फैसले तो बदल रहा है, लेकिन बार बार वो अपने फैसले बदल रहा है, इसके बारे में भी विपक्ष से कोई बातचीत तो नहीं कर रहा है। पूरे विपक्ष को कैसे इग्नोर कर रहा है, उसकी शिकायतों को इग्नोर कर रहा है। देखते हैं क्या लिखा है। ट्वीट बहुत लंबा चौड़ा एक पोस्ट डाली है एक्स हैंडल पर तेजस्वी यादव ने, और उसमें ये सारे आरोप लगाए हैं उन्होंने कि किस तरीके से हम देख रहे हैं। जो तेजस्वी यादव का ट्वीट है उसमें वो लिख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 के नाम पर एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जो पूरी तरह से भ्रम, अनिश्चितता और दमनात्मक रवैये से भरा हुआ है। 27 जून को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद से अब तक चुनाव आयोग ने इस विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देशों में बदलाव किए हैं। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया की सीमा बदली। ये कैसा पुनरीक्षण है जहां हर हफ्ते नए आदेश आते हैं।
और पुराने आदेशों को बदला जाता है। क्या आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है? क्या इस पूरे अभियान की योजना किसी राजनीतिक दल से साझा की गई? क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई? क्या यह एकतरफा और गोपनीय चुनावी साफ सफाई नहीं है? चुनाव आयोग बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण क्यों करा रहा है, इसके पीछे जो दलीलें दी गई हैं उसे पढ़ने से आयोग और उसकी मंशा कटघरे में खड़ी हो जाती है। आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण 2003 में हुआ था। उसके बाद राज्य में शहरीकरण, सूचना का समय पर अपडेट न होना और फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आईं। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम के अनुसार सवाल उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय पर अपडेट न होना, फर्जी विदेशी नागरिकों के नाम दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं आने पर यदि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराना जरूरी हो गया है तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू की गई ताकि किसी प्रकार की अफरा तफरी न मस्ती। ये वही सारे सवाल हैं जो लगातार हम लोग इनको उठा रहे हैं और ये पूछे जा रहे हैं कि अगर उसमें इतनी गड़बड़ी थी और जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वो ठीक नहीं है, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या अब तक जो सरकारें बनी हैं, वो चाहे या बिहार की विधानसभा बनी हो या फिर लोकसभा, क्या वो उन्हीं बोगस और फर्जी मतदाताओं के आधार पर बनी है? हाँ बिल्कुल समीर जी, ये सवाल उठता है कि ये क्या, इसका मतलब जो है साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि ये सरकारें बोगस मतदाता सूची बनी, चूंकि चुनाव आयोग खुद कह रहा है। हाँ। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि उसे उसका पुनरीक्षण करना है और उसका भौतिक सत्यापन करना है। इसका मतलब आपने पहले किया नहीं भौतिक सत्यापन, आप ये मान रहे हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी थी, इसका मतलब चुनाव आयोग ने वो जिम्मेदारी 20 साल से पूरी नहीं की अपनी। 20 साल से आप फर्जी मतदाता सूची में करा, ये तो लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा छल है। फिर ऐसे चुनाव आयोग की आवश्यकता ही क्या है? अगर इतना नाकारा चुनाव आयोग है कि वो 20 साल से मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं कर पा रहा, और अब वो जब जानते हुए कि फर्जी मतदाता सूची है उसके आधार पर वो चुनाव भी करा रहा है। चुनाव भी करा और ये भी कह रहा है कि उसमें विदेशी मतदाता आ गए, बांग्लादेशी भी आ गए, साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा आ गया है तो इसका मतलब ये बहुत नाकारा चुनाव आयोग है। तो अब तक इस नाकारा चुनाव आयोग के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी क्या सजा होनी चाहिए, बताए चुनाव आयोग जी। और किन किन अधिकारियों की इसके लिए सजा तय की जाए, ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। और वरना फिर कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये किया जा रहा है, ये भी चुनाव आयोग स्वीकार करे। दो में से एक बात तो होनी चाहिए। विपक्ष का जो कहना है कि चुनाव आयोग की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है कि वो करना क्या चाह रहा है, यानी वो तमाम ऐसे फर्जी वोटर्स को उसमें अपडेट करके डालना चाह रहा है जो बीजेपी के फायदेमंद वाले हों, यानी जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हों, और विपक्ष के तमाम मतदाताओं को उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जैसा पिछले राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव हाल के दिनों में हुए हैं वहां भी इस तरह से किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और न केवल बिहार में बल्कि इससे आशंकित है पश्चिम बंगाल के भी राजनीतिक दल, उनको भी ये लग रहा है कि बिहार के बाद यही काम अब पश्चिम बंगाल में भी होगा। आपत्तियां जताई जा चुकी हैं, कई नेताओं ने इसका विरोध किया है और ये तक कहा है कि इसके खिलाफ वो चुनाव आयोग पर धरना देंगे। मतदाता सूची अब एक नया मुद्दा बन गया है जिस पर चुनाव आयोग घिरा हुआ है, चूंकि ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे और बहुत सारे जो प्रमाण है, दस्तावेज है, वो भी सामने आए कि उसमें कैसे हेराफेरी हो रही है। तो विपक्ष का कहना है कि अब वो नए तरीके निकाल रहा है कि कैसे चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग जो है नए तरीके संभाल रहा है। और चूंकि समीर जी आपने जिक्र किया था संजय राउत का, और दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले तीनों मौजूद थे और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से घपले जो है महाराष्ट्र के चुनाव में किए गए हैं और उन्होंने एक तरीके से सिलसिलेवार जो था वो दिए थे। उसके बाद राहुल गांधी ने एक लेख भी लिखा था और उस लेख के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने लेख लिखा था। चुनाव आयोग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था और चुनाव आयोग की तरफ से एक फर्जी पत्र जो था एक एजेंसी ने जारी कर दिया कि साहब ये तो पहले ही कहा जा चुका है। चुनाव आयोग ने उसकी कोई पुष्टि नहीं की, आज तक उसकी पुष्टि नहीं है। वो एजेंसी ने कहाँ से वो पत्र लाया और बिना दस्तखत के जारी कर दिया, वो एजेंसी जाने, उसका काम जाने। लेकिन इसको लेकर सवाल उठे, हम लोग सुनेंगे भी संजय राउत ने उस समय क्या कहा था। लेकिन अब जो ये किया जा रहा है ये साफ तौर पर, चूंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो कहा जाए कि विपक्ष ने वो चीज़ें पकड़ ली जो चुनाव आयोग ने गड़बड़ियाँ की थी, तो उससे ध्यान हटाने के लिए नई चीज़ जो ले आए हैं कि भाई ठीक है आप महाराष्ट्र और हरियाणा की गड़बड़ियाँ पकड़ेंगे, लीजिए
आप हमारे 39 लाख वोटों को अब महाराष्ट्र से आप नहीं आने देंगे बिहार, तो हम आपका ही वोट नहीं पड़ने देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, कि या तो हम उसमें अपने वोट अपनी मतदाता सूची में अपने वोटर्स लाकर उसके जरिए हम मतदान कराएंगे, या फिर आपके जो मतदाता हैं उनको निकाल बाहर करेंगे। और ये जो गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया है चुनाव आयोग ने, इसके जरिए अमलेंदु जी बताया जा रहा है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। हाँ, करोड़ों वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और जो बताया गया है, सब चुनाव आयोग ने कहा है कि वो 2003 की जो मतदाता सूची थी उसमें 4.96 करोड़ यानी कि 4,96,00,000 जो हैं मतदाता सूची में नाम है उसमें, और उनमें से अधिकांश को जो वो देने की आवश्यकता नहीं, ये कहा गया है। लेकिन समीर जी, एक तो विभाजन जब हुआ बिहार का, झारखंड अलग चला गया, उसके बाद फिर 2003 में जो आदमी 60 साल का था वो क्या अब होगा जीवित? और होगा तो 80 से ऊपर का होगा, ये सवाल है। बहुत से लोग दूसरियों पे शिफ्ट हो गए होंगे, उसके बाद तमाम नाम जुड़े, उसके बाद तमाम नाम कटे होंगे, तो 2003 की सूची किस तरीके से मान्य हो सकती है, अब इसको लेकर सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर है कि आप 2003 से कर क्या रहे थे? जी हाँ, आपने इतने चुनाव करवा लिए, तो आपने ये चुनाव कैसे करवाए? साफ तौर पर यानी कि नीतीश कुमार फर्जी मतदाता सूची के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये यानी 20 साल से जो है एक फर्जी सरकार जो आपने बिहार के ऊपर थोपी हुई थी, चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लग सकता है। जी बिल्कुल, खुद चुनाव आयोग इस बात को स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है कि 2003 का से जो मतदाता सूची बनी है उसमें तमाम फर्जी वोटर्स हैं, विदेशी वोटर्स हैं, जिनको यहाँ पर मतदाता बनने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोग बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, तब से जो सरकारें चुनी जा रही हैं वो उन्हीं फर्जी वोटर्स के आधार पर चुनी जा रही होंगी। यही बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि कैसे चुनाव आयोग अपने ही नियमों में उलझता चला जा रहा है और बार बार उसमें परिवर्तन कर रहा है, लेकिन विपक्ष से वो कंसल्टेशन नहीं कर सकता है, विपक्ष से बातचीत नहीं कर सकता है, और न ही विपक्ष की जो शिकायतें हैं उसको सुन सकता है। उनकी शिकायतों के आधार पर नियम भले बदल रहा हो। ये बड़ी हैरानी की बात है कि विपक्ष को कैसे चुनाव आयोग इग्नोर कर रहा है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग जो है वो इग्नोर कर रहा है विपक्ष को, और विपक्ष को मिलने का समय नहीं दे रहा है, ये है। और बंगाल का जहाँ अभी चुनाव नहीं है वहाँ की पार्टी से तो आप मिल लिए, और जहाँ भी चुनाव है, जहाँ आप SIR करा रहे हैं, वहाँ की पार्टियों को मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। अच्छा, कायदे से तो अगर इतना बड़ा फैसला चुनाव आयोग ले रहा था तो इसके बारे में उसको सारे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वहां पर रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ कहे अपनी तरफ से फरमान जारी कर दिया। बिल्कुल अपनी तरफ से फरमान जारी कर दिया। और सवाल ये है कि जब आपने अभी एकदम से इतने आपने बांट दिए 1 करोड़ से ज़्यादा, तो आप तक बांट चुके प्रपत्र जो हैं, तो आपने बांट दी, तो इसका मतलब तैयारी पहले से चल रही होगी। तो पहले से अगर तैयारी चल रही थी तो आपने ये पहले से राजनीतिक दलों से क्यों नहीं आपने बताया उसको? एकदम से आपने फरमान जारी क्यों कर दिया? इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, और यही कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कराने की चाल है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हार रही है बुरी तरीके से, ये समझ में आ रहा है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ये चाहता है कि भाई दूसरे लोग जो हैं वो वोट डालने ही ना पाए, बीजेपी का वोट पड़ जाए, दूसरों के वोट बने ही नहीं, तो अपने आप जो है सरकार बन जाएगी। तो इस तरीके से चुनाव आयोग सरकार बनाना चाहता है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है समीर जी। बिल्कुल, और वो संजय राउत का वो बयान सुन लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद ही ये वोटर लिस्ट का जो मामला आया है उसके बाद ही से ये चर्चा में है, तब से ही आरोप लग रहे थे। और इसी वोटर लिस्ट के आधार पर महाराष्ट्र में बताया गया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को बदल दिया गया, और परिणाम जो आए हैं वो बिल्कुल वहां के जो मतदाताओं ने वोट किया है वोटिंग पैटर्न से मेल नहीं खाते हैं। और इस बात को न केवल राजनीतिक दल उठा रहे हैं बल्कि वहां की आम जनता भी चुनाव के बाद उठा रही है। जगह जगह गांव में वहां पर मॉक पोलिंग हो रही है, और उसके आधार पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे यहां पर चुनाव आयोग ने धांधली की है, वोटर लिस्ट बनाने से लेकर, वोटिंग से लेकर और काउंटिंग तक में और परिणाम आने तक में। सुन लेते हैं संजय राउत को, तब उन्होंने क्या कहा था, उनका ये पुराना बयान है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में,
फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, अब ये उस वक्त तो इन्होंने कहा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, और वो चीज़ें किस तरह से सही होती दिख रही हैं अमलेंदु जी। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो यही आरोप लगातार विपक्षी पार्टी वहाँ आम आदमी पार्टी लगा रही थी, और अब वही आरोप बिहार में लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही आरोप बिहार में लग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने फर्जी 40 लाख मतदाता जोड़ने हैं और विपक्ष के मतदाताओं के करोड़ों में नाम काटने हैं, ताकि चुनाव जो है वो अपने मतदाताओं के बल पर जीत लिया जाए और दूसरे को वोट डाल नहीं ना दिया है, इसके लिए चुनाव आयोग इस तरीके की घेराबंदी रणबंदी कर रहा है। यह विपक्ष की तरफ से समीर जी आरोप लग रहे हैं। और जो चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा था समीर जी इंडिया गठबंधन को, मतलब कांग्रेस को, तो कांग्रेस का जो ईगल एक ग्रुप बना है जो कानूनी देखता है, उसने उसका जवाब देते हुए उसको एक 30 जून को एक ईमेल भेजा था चुनाव आयोग को, और उसमें कहा था कि आप हमको 2 जुलाई का समय दीजिए, इसमें हमको आपसे मुलाकात करनी है। तो अभी तक इसके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से कोई हमको प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली कि उसने समय दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो तैयारी कर रहा है कि आज उसको उससे मिलना है जाकर। और इनमें जो विशेष तौर पर जो है, इनमें राष्ट्रीय जनता दल, RJD, कांग्रेस, CPI, ML और ये इसमें से शामिल होंगे। और उन्होंने, इन दलों ने जो इसका चुनाव आयोग का कदम है, इसको लोकतंत्र विरोधी संविधान के खिलाफ करार दिया है। उनका ये दावा है कि जो SIR प्रक्रिया है, ये गरीब, ग्रामीण और अल्पसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की साजिश है। और भाकपा माले के जो नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनका कहना है कि आज शाम को 5 बजे चुनाव के साथ होने वाली संयुक्त विपक्षी बैठक में वो उपस्थित रहेंगे। हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को अगुवाई देने का फैसला विपक्षी दलों ने पहले ही कर लिया था। ये दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है। इसका मतलब शाम को 5 बजे मिलना या तो तय हो गया होगा या शाम को ये जा रहे होंगे 5 बजे। चुनाव आयोग की तरफ से उनकी साइट पर, उनके ट्विटर हैंडल पर इस तरीके की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इस बीच जो है वो ज्ञानेश कुमार जो है, उन्होंने कहा है कि मतलब जो अपना जारी किया है कि भाई कोई मतदाता छूटे नहीं हो, जगह जगह वो वीडियो डाले जा रहे हैं कि कोई मतदाता छूटे नहीं और BLO जा रहा है, इस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं। यानी उसके कि लोग अपना नाम शामिल करा ले, लेकिन उसमें जिस तरह की बंदिशें लगाई गई हैं, और जो बाहर रह रहे हैं, बिहार में बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं और एक वहाँ पलायन एक बड़ा मुद्दा है ही, वो लोग इतनी जल्दी 1 महीने के भीतर, अब तो उसमें कई दिन निकल भी चुके हैं, इतने जल्दी वो अपनी प्रमाण पत्र, खुद का जन्म प्रमाण पत्र, अपने माता पिता का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें कहाँ से उपलब्ध करा सकेंगे। और चुनाव आयोग का ये फरमान अचानक जारी हुआ अभी जब वहाँ पर अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसके कुछ समय पहले उसने बताया कि हम मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करेंगे, SIR करेंगे। और उस गहन पुनरीक्षण में ये साजिश रची जा रही है, जैसा विपक्ष का कहना है, कि बड़ी संख्या में विपक्षी मतदाताओं को बाहर करना। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विपक्षी हैं कि नहीं है, इसके लिए भी बड़ा होमवर्क किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो आरोप अभी कल लगाए गए थे, उसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी कि कैसे उसमें स्वयं सेवक तैयार किए जा रहे हैं, BLO और दूसरे अधिकारियों के, कर्मचारियों के अलावा, जो इस मतदाता पुनरीक्षण अभियान में वहाँ के लोगों की, कर्मचारियों की मदद करेंगे। उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ये कौन होते हैं जो ये पुनरीक्षण में मदद करेंगे। हाँ, इसी को लेकर कल अखिलेश यादव ने समीर जी बहुत प्रश्न उठाया था, और उन्होंने कहा भी था कि भाई सबसे पहले ये जो स्वयं सेवक हैं, इनकी ये जांच होनी चाहिए कि ये जो है वो कौन है आखिर जो ये करेंगे। और उन्होंने कल ट्वीट किया था, कल भी हम लोगों ने कल दिया, उन्होंने लिखा था कि सबसे पहले उन स्वयं सेवकों की पहचान उजागर की जाए जिनको बिहार और बंगाल में मतदाताओं के सत्यापन में लगाने की योजना रची जा रही है। ये सुनिश्चित किया जाए कि वो स्वयं सेवक सत्ता पक्ष और उनके संगी साथी से संबंधित किसी भी संगठन, मुख्यालय, शाखा से जुड़े हुए लोग तो नहीं हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन करके ये निश्चित किया जाए कि वो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध लोग नहीं हैं। तो ये हैरान करने वाली बात है अगर ये खबर सही है। और जैसा कि अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, इसमें
जो सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के साथ ही कुछ स्वयं सेवकों को लगाया जा रहा है। अब स्वयं सेवक ये कौन है? निश्चित तौर पर ये बात आनी चाहिए, ये उनका लंबा चौड़ा स्वयं सेवक तो आरएसएस में होते हैं जी। क्या वही उनका यही सवाल, क्या उन्हीं लोगों को लगाया जा रहा है? उनका सवाल यही है कि लाया, उसको कह भी रहे हैं कि संदिग्ध स्वयं सेवकों को किसी भी सूरत में इस जालसाजी का हिस्सा ना बनना दिया जाए, चाहे इसके लिए कोर्ट का दरवाजे ही क्यों ना खटखटाना पड़े। माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अधिकार है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है और ना ही इसका कहीं कोई उदाहरण है कि उसमें आम लोगों को इस तरह स्वयंसेवक बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने और ये कहा है कि जो मतदाता सूची पिछले जून में सही थी वो इस जून में गलत कैसे हो सकती है। यानी समीर जी, जो हम लोग सवाल कह रहे थे कि जिस मतदाता सूची पर आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, वो उस मतदाता सूची में अब नीतीश कुमार फिर से अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए खड़े हैं, तो आप उनको क्यों नहीं बनने देना चाह रहे हैं, जिनको आपने 20 साल तक बनाया उस मतदाता सूची पे? बिल्कुल, अब वही मतदाता सूची 3 महीने में 1 साल पहले अभी वही उसी पर चुनाव कराया गया है, उसको आप बदल दे रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो ये गहन पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग चला रहा है, उसको लेकर जो फरमान उसने जारी किए हैं। और इसमें जो आरोप ये है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को, ऐसे मतदाताओं को जिनको ये लगता है कि ये विपक्षी वोटर हैं, उनको हटाने की साजिश रची जा रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और चुनाव आयोग अपने उस जो नियम उस लागू किए उसमें भी घिरा हुआ है। कई बार वो अपने नियमों को बदल रहा है और एक स्पष्टता उसके अपने इस नियम में नहीं दिखाई पड़ रही है कि वो क्यों करना चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है और क्या वास्तव में ये मतदाता सूची के पुनरीक्षण का सही समय है। आप 1 महीना पहले चुनाव किस तरह का काम कर रहे हैं? हाँ, यही सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब 2003 में भी आपने किया था तो उस समय भी 2 साल लगे थे उसको करने में पूरा। तो 2 साल को जिसमें लगा करने को, तो वो अब कैसे 1 महीने में पूरा हो जाएगा, ये सवाल है। उस 1 महीने में बाढ़ भी आनी है। भाई मानसून आ चुका है और जगह जगह बाढ़ आना शुरू हो गई है और बिहार का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बरसात में मतलब बाढ़ में डूबता है। और यहाँ तक होता है कि उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, वो बाढ़ में जो थे जुलाई के महीने में ही ओवरब्रिज पे खड़े हुए थे, हाफ पैंट पहने हुए, कि घर डूब गया था उनका। तो यानी राजधानी पटना में जब ये हाल होता है तो आप किस तरीके से इसको पूरा कर लेंगे 1 महीने में, ये सवाल उठ रहे हैं। तो इसका मतलब समीर जी साफ ये है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो विपक्ष का आरोप यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और इसमें जो है चुनाव आयोग उस षड्यंत्र को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, उस समय षड्यंत्र है ताकि किसी भी तरीके से वहाँ जो मतदाता सूची ऐसी बनाई जाए जो सुनिश्चित कर सके भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये विपक्ष कह रहा है। और चूंकि इसी तरह मतदाता सूचियों के जरिए ही, फर्जी मतदाता सूचियों के जरिए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीते गए हैं, ये भी विपक्ष का कहना है। तो एक बड़ा आरोप है और चुनाव आयोग के पास इन आरोपों का कोई समुचित जवाब नहीं है। विपक्ष के आपत्तियों के बाद उसको अपने नियम में बदलाव करने पड़े, लेकिन नियमों में भी अभी इस तरह से बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि जो अवरोध लगाए गए थे कि लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सके और जो ऑलरेडी मतदाता सूची में है उनसे भी दोबारा से मांगा जा रहा है। और अपनी चुनाव आयोग अपनी ही बनाई मतदाता सूची पर अविश्वास जता रहा है और यह कह रहा है कि ये इसमें बहुत सारे बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स हैं, बड़ी संख्या में विदेशी लोगों के नाम इसमें आ गए हैं। तो अब इनका जिम्मेदार कौन है, कैसे आ गए, आखिर कोई तो जिम्मेदारी लेगा, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। आप ऐसे हर साल 2 साल चुनाव में के बाद, चुनाव से पहले आप अपने ढंग से मतदाता सूची बनाते रहेंगे और ये कहेंगे कि पिछली वाली मतदाता सूची फर्जी थी, विदेशी लोग उसमें आ गए, तो भाई इसकी जिम्मेदारी भी तो किसी की होनी चाहिए। बिल्कुल समीर जी, इसकी जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए और जिम्मेदारी जो है समीर जी सबसे ज़्यादा तो गृह मंत्री की होनी चाहिए। क्या चुनाव आयोग हमारे गृह मंत्री को नाकारा साबित करना चाहता है कि इस गृह मंत्री के रहते हुए इतने बांग्लादेशी घुसाए, विदेशी घुसाए और उनके वोट भी बन गए और उस राज्य में बन गए जहां उन्हीं के गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार है, 20 साल से यहाँ सरकार है जी। तो यानी वहाँ घुस भी गए और उनके वोट भी बन गए। तो ये हमारे गृह मंत्री के ऊपर क्या, मुझे लगता है कि इस पर गृह मंत्री अमित शाह को जो चुनाव आयोग को खरी खरी सुनानी चाहिए और मुकदमा कायम कराना चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर कि आप इस तरीके से सरकार के ऊपर आरोप कैसे लगा रहे हैं कि इतने बांग्लादेशी और विदेशी घुस गए और उनके वोट बन गए। इसको लेकर सरकार की तरफ सोचना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। इधर समीर जी, कांग्रेस ने जो है अभी एक ट्वीट किया है और एक कार्टून उन्होंने बनाया है और कार्टून बनाकर जो उन्होंने लिखा है वो आप देखिए। जी बिल्कुल, ये बिहार कांग्रेस की तरफ से एक कार्टून पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि 2003 के बाद पैदा हुए मतदाता सावधान,
आपके वोटर आईडी पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बुलडोजर चल सकता है। सबूत लाओ, नागरिकता साबित करो, वरना लोकतंत्र की दीवार में आपकी ईंट भी गायब। ये ट्वीट किया है और ये बिहार कांग्रेस ने, और इसमें एक बुलडोजर बना हुआ है बिहार वार्ड और इलेक्शन कमीशन। वो किस तरीके से लोगों को ये जो वोटर बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी उसको कैसे वो ध्वस्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, और बिहार वार्ड नंबर 36 भी लिखा हुआ है। और बुलडोजर पे जो है चुनाव आयुक्त महोदय बैठे हुए हैं और जनता को उन्होंने अपने जो उस पर बुलडोजर पे डाल दिया है, और जो दीवार है उस पर लिखा हुआ है वोटर्स बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, और उन्हीं को ढहा रहा है बुलडोजर, उन्हीं को बुलडोजर ढा रहा है। तो ये है मतलब बुलडोजर जो अब किस तरीके से बुलडोजर पर सवार हो गया है चुनाव आयोग, ये बिहार कांग्रेस ने एक कार्टून जो है वो साझा किया है समीर जी ट्विटर पे। अभी बिल्कुल ट्वीट किया, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं ठीक इसी समय, बिल्कुल मुश्किल से 1 मिनट हुआ, हम लोग देख भी रहे हैं कि स्क्रीनशॉट पे 1 मिनट पहले दिखाया भी गया। तो ये अभी एकदम से अभी ट्वीट किया, तो इसको लेकर अब बढ़ रहा है एक तरीके का विरोध बढ़ रहा है, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन कोई बड़ा जो है आंदोलन की घोषणा करे चुनाव आयोग के खिलाफ, और करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर ऐसा विपक्ष जो नाकारा है कि अगर आप मतदाताओं के वोट काटते हो, और जैसे आप कह रहे हैं कि बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, तो अगर विपक्ष उसके बैकबोन को बचाने के लिए भी अगर सामने नहीं आता है तो ऐसे विपक्ष का होना फिर बेकार है। जी बिल्कुल। इसको लेकर हालांकि आज जो खबर है कि विपक्षी गठबंधन के सदस्य और नेता वहां पर मुलाकात आज करने वाले हैं, लेकिन इस इतनी बड़ी आपत्तियां हैं अमलेंदु जी, क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को बुलाए, उनको ब्रीफ करे कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं से गलत नहीं है, या उनकी जो आपत्तियां हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले? हाँ। चुनाव आयोग इनकी जरूरत समझता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसको तो लगता है हमने जिसको कॉन्फिडेंस में लेना है उसको ले ही रखा है। हाँ बिल्कुल ये रखा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव आयोग को लगता है कि बीजेपी के लिए काम करना, और बीजेपी पक्ष में, और देखिए प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के छुटवैया नेता तक सब जो है वो एकदम से चुनाव आयोग के समर्थन में बचाव में एकदम से बोलने लग जाते हैं। इस बीच समझ लीजिए एक बड़ी खबर है, उसको एक ब्रेक करने उसके बाद फिर इस पर लौटते हैं। अभी केंद्र सरकार ने ये अनुमति दे दी है कि अब जो ओला, उबर और रैपिडो हैं, यानी जो टैक्सी प्रोवाइड करती हैं, उनको ये अनुमति दे दी गई है कि पीक आवर्स में वो दुगना किराया वसूलेंगी। तो इसलिए अभी टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले सावधान हो जाएं। सरकार ने आपकी जेब काटने का इंतजाम कर दिया है। अगर आप पीक आवर्स में ऑफिस टाइम में अगर आप जा रहे हैं इस टैक्सियों का इस्तेमाल करके, तो आपको दोगुना किराया देना होगा। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, इससे ज़्यादा अच्छे दिन और क्या आ सकते हैं। जी, तो एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर। हालांकि अब सरकार ये घिरी हुई है, चुनाव आयोग घिरा हुआ है कि किस तरीके से वो बिहार में मतदाता सूची के जो गहन पुनरीक्षण कर रहा है उसको लेकर जो विपक्ष की आपत्तियां हैं। तो यही सवाल है कि आखिर विपक्ष की आपत्तियों को चुनाव आयोग सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या अपनी जिम्मेदारी वो ये नहीं समझता? इतना बड़ा विपक्ष अगर हमारे किसी भी कार्यप्रणाली पर, किसी भी हमारे आदेश पर, हमारे फैसले पर आपत्ति जता रहा है, तो हम उसको बुलाकर उसको बताएं कि आपकी आपत्तियां सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसकी आपत्ति सही नहीं हो। इस बीच एक और बड़ी खबर समीर जी आ गई है इसी से संबंधित, और खबर यह है कि अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वो केवल वोटर लिस्ट रिवीजन पर पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे पार्टियों के, केवल उनकी बात सुनेगा, किसी और की बात नहीं सुनेगा। यानी अब कोई प्रतिनिधिमंडल जाए तो उसको नहीं सुनेगा, ये उसने फैसला लिया है। ये अभी खबर आई है, और अब जो आया है और ये कहा गया है कि दरअसल बार बार विभिन्न दलों की ओर से, अनधिकृत व्यक्तियों की ओर से विरोधाभासी ईमेल भेजे जाने की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के प्रमुखों को संज्ञान में लिया जाएगा जो आयोग के साथ पंजीकृत दलों के आधिकारिक या अधिकृत प्रतिनिधि हैं। किसी अन्य अधिकृत शख्स को संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ये अभी ये खबर आई है समीर जी कि चुनाव आयोग ने ये घोषणा की। इसका मतलब शाम को 5 बजे जो मिलने जा रहा है प्रतिनिधिमंडल, उससे शायद मुलाकात चुनाव आयोग नहीं करेगा। अब ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, उसको लेकर हालांकि जो प्रतिनिधिमंडल जाता है तो आधिकारिक अधिकृत प्रतिनिधिमंडल ही होता है, उसके पार्टी के ही जो व्यवस्था है उसके तहत उसको भेजा जाता है। लेकिन अब उसको कितना अधिकृत मानता है चुनाव आयोग, कि अपनी क्या उसकी भाषा है अधिकृत मानने की और समझने की, अब ये बड़ा सवाल है। और इधर अमलेंदु जी, विपक्षी दल चुनाव जो वोटर लिस्ट तैयार हो रही है उसमें उलझे हुए हैं और मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग उनकी सुन नहीं रहा है, चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में लगी है।
पिछले 1-2 महीने के भीतर प्रधानमंत्री की 5-6 यात्राएं कम से कम हो चुकी होंगी और अब आज वहां बीजेपी के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। क्या और इसके बारे में क्या अपडेट है? हाँ सर, जी पहुंच चुके हैं वो राजनाथ सिंह, वहाँ पटना पहुंच चुके हैं, बैठक में जाएंगे और बताया गया है कि वहाँ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके मुताबिक इस बैठक में आर्थिक एजेंडा तय होगा पार्टी का कि आगे क्या आर्थिक एजेंडा होना है चुनाव के दौरान, मतलब कि किस पे चलेगा। तो ये वहाँ जाकर वो तय करेंगे और पार्टी के नेताओं से राजनाथ सिंह विचार विमर्श करेंगे। ये अब तक सूचना है कि वो राजनाथ सिंह वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये पहुंच रहे हैं। और महत्वपूर्ण खबर जो ओला और उबर टैक्सी सर्विसेज हैं, जो ऐप आधारित टैक्सी सर्विसेज हैं, उनको लेकर सरकार ने जो फैसला किया है कि पीक आवर्स में अपने पैसे बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, उसको लेकर कांग्रेस की तुरंत प्रतिक्रिया आई है। और कांग्रेस ने लिखा, कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक एक्स हैंडल है उससे लिखा गया है कि मोदी सरकार ने ओला उबर जैसी कंपनियों से कहा कैब बुक करने वालों से पीक आवर्स में बेस किराए का 2 गुना चार्ज वसूलो। जब पीक आवर्स ना हो उस वक्त भी सस्ती कैब मत दो। अगर कोई कैब कैंसिल करे तो उससे किराए का 10% वसूलो। मोदी सरकार वसूली भाई की तरह काम कर रही है। और ये एक बहुत सारे इन टैक्सियों को लेकर शिकायतें आती रहती हैं कि कब कैंसिल करने पर वसूलते हैं और कैसे आते नहीं हैं, खुद ही कैंसिल करते हैं। लेकिन उनको इस तरह से अधिकार दे देना या उनको खुली छूट दे देना कि आप डबल चार्ज करो, ये फिर बड़ी संख्या में जो लोग इस पर आधारित हैं, ख़ास तौर पर महानगरों में, उनके लिए तो एक कह लीजिए कि एक और महंगाई का दंश दिया है सरकार ने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल महंगाई का दंश दिया है और महंगाई को लेकर उन्होंने मतलब एक कहा जाए कि बढ़ावा दिया है। और इन कंपनियों को खुली छूट दे दी है कि आप आम जो है उनकी काटिए, जेब काटिए, ये एक तरीके से आ गया है। तो अब ये देखना होगा कि इस पे आगे क्या होता है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसका किस तरीके से विरोध होता है। लेकिन ये चूंकि मोनोपोली एक तरीके से समीर जी, तो ये मोनोपोली सरकार की मिलीभगत से हो रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, किस तरीके से कंपनियों के साथ खड़ी सरकार दिख रही है और आम उपभोक्ताओं को उसका कितना भी उसके ऊपर बोझ पड़े, असर पड़े महंगाई का, उससे उसको मतलब नहीं है, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। वही कांग्रेस पार्टी ने आरोप भी लगाया है, लेकिन आरोप लगेंगे ही और इसका निश्चित तौर पर असर जो है वो उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जो लोग रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं, इस ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों का। और इधर महत्वपूर्ण खबर, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, लगातार खैर वो आ रही है, किस तरीके से कांवड़ यात्रा अब शुरू होने वाली है अमलिंदु जी, तो उसको लेकर पाबंदियां, यानी कांवड़ के रास्ते पर जो दुकानदार हैं वो अपने नाम लिखें, दुकान का नाम लिखें, बाकायदा मालिक का नाम लिखें और वहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके नाम लिखें, ताकि ये पता हो जाए कि ये किसका है। और उद्देश्य क्या, इससे किसी को ये कोई छिपा हुआ नहीं है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। लेकिन इसको लेकर एक बार फिर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सरकार की ओर से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया था, लेकिन इसको फिर से लागू किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि सख्ती से इसको लागू किया जाए और पता चले कि ये किसका है। हालांकि उसको लेकर लगातार विवाद भी होते रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह का फरमान, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं कि सरकार उस विवाद में खुद एक पार्टी क्यों बन रही है। हाँ बिल्कुल, सरकार उस विवाद में पार्टी बन रही है और बल्कि कहा जाए कि सरकार ही विवाद पैदा कर रही है, पार्टी नहीं बनी बल्कि विवाद पैदा कर रही है और पार्टी भी खुद बनी हुई है। तो ये एक तरीके से सरकार का काम जो है इस तरीके की चीज़ें करना नहीं है, और लेकिन सरकार कर रही है। तो अब सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, हम लोग सुन सकते हैं कि प्रमोद तिवारी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जी बिल्कुल, इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यह मुद्दा बहुत गर्म रहता है, पिछले कुछ सालों से लगातार देखने में आ रहा है और सरकार जिस सख्ती से इसको लागू करती है, बहुत सारे विवाद सामने आते हैं। तो उसको लेकर प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। कांग्रेस की उपनेता है राज्यसभा में और वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। या किसी के साथ भी कोई गलत हरकत ना हो जिसकी वजह से वो धार्मिक यात्रा उसकी गड़बड़ हो जाए। जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनकी आस्था, पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी यात्रा निरापद हो, ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है।
और मैं चाहता हूं इसे बढ़ाया जाए। परंतु ये भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पेंडिंग है। उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। कांवड़ियों के लिए व्यवस्था उस रास्ते पर होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था अपनी जगह है, उसको कैसे विवादित बनाया जाए इस कोशिश में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि सरकार भी उसमें एक पार्टी बनी हुई, उसकी भी कोशिश ये है कि किस तरीके से कुछ लोगों को उस रास्ते से हटाया जाए, दुकान रखने से उनको मना किया जाए। उसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं और अभी भी अब जब इस तरह का फरमान फिर उसको सख्ती से लागू किया जाएगा तो विवाद फिर बढ़ेगा ही। हाँ, बिल्कुल विवाद बढ़ेगा इस तरीके का, और जाहिर सी बात है कि विवाद बढ़ भी रहा है और शायद सरकार की मंशा भी यही है कि विवाद हो तो वो अपने मतदाताओं को संतुष्ट कर सके कि देखो भाई हिंदुत्व का एजेंडा वो लागू कर रही है। अब ये किस तरीके से हिंदुत्व का एजेंडा हो जाएगा, सवाल इस पर भी समीर जी उठ सकते हैं कि ये हिंदुत्व का एजेंडा अगर ये है तो क्या हिंदुत्व केवल दूसरों से बैर करना ही सिखाता है, इसको लेकर सवाल उठ सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर। इधर आज प्रधानमंत्री जो हैं समीर जी 5 देशों की 8 दिन की यात्रा पर उड़ लिए हैं और इसको लेकर जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव संचार हैं उन्होंने जो है एक बहुत तीखी टिप्पणी की है और उन्होंने जो एक्स हैंडल अपना उस पर उन्होंने इसकी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है और ये प्रधानमंत्री के लिए इस विशेषण का प्रयोग उन्होंने कल भी किया था कि सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री आज घाना में है। 1960 के दशक के मध्य तक घाना और पूरे अफ्रीका की राजनीति पर क्वामे नक्रुमा का प्रभाव था। वे बेहद प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक शख्सियत माने जाते हैं। उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी आत्मीय संबंध था और ये रिश्ता घाना की स्वतंत्रता से भी पहले का है, यानी मार्च 1957 से भी पहले का है। घाना की राजधानी अंकरा में एक प्रमुख सड़क का नाम नेहरू के नाम पर है। इसी सड़क पर इंडिया हाउस स्थित है। इसी तरह भारत में भी दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एक सड़क का नाम क्वामे नक्रुमा मार्ग है। अब उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। अब आखिर में ये लिखते हैं कि कुछ साल पहले जब अफ्रीकी उपनिवेश का अंत भी नहीं हुआ था तब पंडित नेहरू ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन विभाग का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर उन्होंने उनके बयान का उल्लेख किया है। तो ये तो जो तमाम देश है अमलेंदु जी दुनिया भर में, वहाँ पर नेहरू की क्या अहमियत है, उनके विचारों की क्या स्थिति है, और ये अफ्रीकी देश जो आज़ाद हुए थे उस समय नए नवेले बहुत सारे जो नए स्वतंत्रता प्राप्त किया था उन सब में किस तरह से नेहरू जवाहरलाल नेहरू को लेकर उनकी लीडरशिप में ये सारे लोग काम करते थे, ये सारी चीज़ें तो है। लेकिन विदेश जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू का भले उल्लेख नहीं करते हैं, वहाँ के नेता और वहाँ के चाहे विपक्षी नेता हो चाहे सत्ता पक्ष के नेता वो प्रधानमंत्री को याद दिलाते हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू के देश से आए हुए हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा देखने में आता है। और जो अभी जो सरकार ने भेजा था एक प्रतिनिधिमंडल समीर जी, कई देशों में जो प्रतिनिधिमंडल गए थे और उस प्रतिनिधिमंडल से लौटकर जब सुप्रिया सुले आई जो एनसीपी की नेता हैं और उन्होंने फिर अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा और एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में भी कहा कि हमें बड़ी खुशी ये हुई कि जब हम गए तो हमारा बहुत सम्मान किया गया और ये कहा गया कि आप नेहरू और गांधी के देश से आए हैं। यानी अभी भी भारत की पहचान गांधी और नेहरू के देश से है। नरेंद्र मोदी के 11 साल क्या बेकार चले गए कि इसको अभी तक गोडसे और गोलवरकर का देश नहीं कहा जा रहा है। ये सवाल उठ सकते हैं। तो ये याद दिलाने की कोशिश जयराम रमेश कर रहे हैं कि किस तरीके से गांधी और नेहरू का देश भारत आज भी है। तो ये पूरी दुनिया भारत को अगर जानती हो, ये तो प्रधानमंत्री के साथ खुद कई बार किस्से हो चुके हैं। जी हाँ, कि वो गए तो कहा गया कि आप तो नेहरू के देश से आए हैं, नेहरू के आप देश से आए हैं, आप गांधी के देश से आए हैं। और प्रधानमंत्री खुद जब जाते हैं तो जाकर के गांधी प्रतिमा पर वहां जाकर पुष्प चढ़ाते हैं। तमाम देशों में जाते हैं। अब चाहे मजबूरी समझ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, यानी अगर मजबूरी भी आपको करनी पड़ती तो आपकी मजबूरी समझी जा सकती है कि आप ना चाहते हो भी आपको गांधी को याद करना पड़ता है और बाहर जाकर आपको कहना पड़ता है कि आप गांधी के देश से आए हुए हैं।
बिल्कुल ये चीज़ है और उसी को याद दिलाया है कि अफ्रीका के तमाम जो देश हैं, छोटे बड़े देश, उनके साथ भारत के क्या रिश्ते रहे हैं। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब उन देशों में भी चूंकि उपनिवेशवाद के प्रभावित वो देश भी रहे, उनके साथ उस दौरान भी भारत के क्या रिश्ते रहे हैं। और ये रिश्ते एक दिन में नहीं तय होते हैं, 1-2 साल में नहीं तय होते हैं, और लंबी प्रक्रिया के दौरान तय होते हैं। उसी का को रिफ्लेक्ट करता है। और इसीलिए तो अमलेंदु जी लगातार जो अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने अभियान चलाया, उस दौरान भी ये देखा गया कि भारत के साथ किस तरह से भारत की मौजूदा विदेश नीति वो कितनी कमज़ोर हो गई है, इन्हीं सारी वजहों से कि आप अपने पुराने विरोधी दलों की जो लीगेसी है, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया भर में उसकी क्या उपयोगिता रही है, ये दुनिया के तमाम देश जानते हैं। हाँ। नाम आंदोलन में नेहरू की क्या भूमिका थी, ये पूरी दुनिया अभी भी उसको याद करती है। नाम आंदोलन में क्या भूमिका थी, दूसरा कि तमाम देशों के जो मुक्ति संघर्ष हुए, मतलब जो स्वतंत्रता के आंदोलन चले, उनमें क्या भूमिका थी। भारत के बाद सबसे पहले, मतलब यहाँ तक कि चीन की जो क्रांति हुई, जिसको कहा जाता है कि लाल सेना ने वहाँ जो बढ़ी आगे और लॉन्ग मार्च हुआ, उसमें भी किस तरीके से भूमिका रही भारत की, ये समझ में आता है। और दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत बड़ी भूमिका भारत की रही, और नेल्सन मंडेला जो थे वो साफ तौर पे कहते थे कि उन्होंने यहाँ से प्रेरणा ली है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जो मार्टिन लूथर किंग, जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो थे, वो भी गांधी और नेहरू से प्रेरित थे। तो यानी तमाम दुनिया के अंदर जो मुक्ति आंदोलन चले हैं और उपनिवेशवाद के खिलाफ जो लड़ाइयाँ चली हैं, उन सबके प्रेरणा स्रोत गांधी और नेहरू हैं, गोलवलकर और गोडसे कहीं भी नहीं है। ये समझने वाली बात है कि पूरी दुनिया में नेहरू और गांधी को उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलनों के नायक के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और उनको समर्थन दिया। नाम जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान ये है कि जिस समय दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, उस समय जो था वो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अब जो है इस मतलब कि हम ना इधर हैं ना उधर हैं, और पूरी दुनिया को उन्होंने इस पर एकजुट किया। जी बिल्कुल, इसको लेकर अब प्रधानमंत्री की ये यात्रा को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि वहाँ ब्रिक्स सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री जाएंगे और कई देशों की यात्रा है इसमें, और 8 दिन लंबी यात्रा है। इधर प्रधानमंत्री से तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब तो रहते हैं तब भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में रहते हुए भी ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब पहलगाम की घटना हुई थी, तब यहाँ 2-2 सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नहीं पहुँचे। ये सवाल उठाया ज़रूर जा रहा है कि प्रधान यहाँ जब तमाम सवालों से घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री, उस दौरान वो लंबी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ रहते ही प्रधानमंत्री उन सवालों का कौन सा जवाब दे रहे थे, और देना भी होगा तो वो जवाब तो वहाँ से भी भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ से जवाब भेज सकते हैं, लेकिन जवाब दिया नहीं है उन्होंने कोई, समीर जी, और इसको लेकर काफ़ी सारे जो है वो सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये कि सवाल जो है वो सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देंगे कि नहीं देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना एक वक्तव्य जो है समीर जी जारी किया है कि वो विदेश मतलब जा रहे हैं कितने देशों की यात्रा पर। कहा यह जा रहा है कि अब तक का प्रधानमंत्री का सबसे लंबा जो है ये विदेशी दौरा है, कि एक साथ 5 देशों की यात्रा पर 8 दिन के लिए वो जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो अब वो कितना आगे जाते हैं, क्या करते हैं, ये अब क्या करके आते हैं, किन देशों की यात्रा। अब ब्राज़ील जा रहे हैं, जैसे वहाँ वो ब्रिक्स के उसमें हिस्सा लेंगे, तो अब ब्रिक्स को तो ट्रंप कह चुके हैं एकदम से कि ब्रिक्स तो खत्म हो गया, ये कहा था, तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा था। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इधर ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि भारत के साथ समझौता फाइनल स्टेज में है, डील जो है, और वो डील होने जा रही है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ भारत बहुत अच्छी डील जो होने जा रही है। तो आखिर वो डील क्या होने जा रही है देश को मालूम पड़े, और देश यही तो जानना चाह रहा है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी बार बार कह चुके हैं, 20 बार दोहरा चुके हैं कि इसी डील जो भारत और उसमें ट्रेड डील को का ही डर दिखाकर हमने सीज फायर कराया है, सीज फायर का जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन एस जयशंकर ने अमेरिका में ही परसों जो बयान दिया था, जिसको हम लोगों ने कल उस पर चर्चा भी की थी, वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि कहीं ये वही डील तो नहीं है जो अब भारत करने जा रहा है। और इस डील के बारे में भी अमलेंदु जी जो भी खबर आ रही है वो अमेरिका से ही आ रही है।
जैसे सीज फायर की खबर अमेरिका से आई, भारत की तरफ से उस पर कोई खबर नहीं आ रही है। लग रहा है जब डील हो जाएगी तभी भारत की ओर से बताया जाएगा कि हाँ हमने डील कर ली है। हाँ बिल्कुल, यही समझा जा रहा है कि जब डील हो जाएगी और उसके बाद ही बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा, कुछ पता थोड़ी है। यहाँ लागू हो जाएगा, अब कहा जाएगा कि पता ही नहीं चले। संसद से वैसे ही भाग रहे हैं, संसद में चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद में आते ही नहीं कोई जवाब दे। सरकार क्या जवाब देती है वो अब नहीं देना चाहेगी तो कोई ऐसा मुद्दा उठा लेगी कि संसद में कार्रवाई चले ही नहीं, बाधित कर दिया जाए संसद को, जब तक बीजेपी की रणनीति रहती है। लेकिन इस पर सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं कि आखिर डील क्या हो रही है, देश को गुमराह क्यों किया जा रहा है, देश को भरोसे में क्यों नहीं लिया जा रहा है कि क्या डील हो रही है। और जैसा कि कहा था कल एस जयशंकर ने साफ तौर पे कहा था कि जो जेडी वेंस थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आप कुछ शर्तें स्वीकार नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एक बड़ा हमला करेगा। ये उनका कहना है एस जयशंकर का। और यही ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी रात भर जो थी वो दोनों देशों से बातचीत हुई और मैंने कहा कि इसको रोको, स्टॉप इट वरना डील खत्म कर दूंगा। ये कहा उन्होंने, तब जाकर दोनों देश जो थे वो तुरंत, बहुत समझदार हैं दोनों देश, और दोनों देशों ने वो सीज फायर करने की घोषणा कर दी। और ये घोषणा भी जो ट्रंप ने की सीज फायर की, उसके बाद में भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के GMO ने कहा तो हमने जो है इसको किया है। तो अब ये समीर जी जिस तरीके से जयशंकर बोले हैं, हालांकि मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको सवाल उठाना चाहिए था। विपक्ष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया हमको देखने को नहीं मिली। हम लोगों ने कल जबकि इस पर चर्चा की, उसके बाद विपक्ष इस पर सोया हुआ कि इतनी साफ स्वीकारोक्ति अगर एस जयशंकर वहाँ कर रहे हैं तो विपक्ष ने इस पर अभी तक सवाल क्यों नहीं उठाया, या विपक्ष समझ नहीं पाया कि एस जयशंकर ने कहा क्या है। लेकिन डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कह रहे हैं कि भारत के साथ डील जल्दी ही होने वाली है। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और बार बार ये सारी खबर डोनाल्ड ट्रंप ही दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहा है, भारत अमेरिका के साथ क्या करने जा रहा है। अब ये सवाल, इस सवाल का भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कि आखिर भारत के फैसलों की सूचना डोनाल्ड ट्रंप क्यों दे रहे हैं। सुन लेते हैं डील के बारे में ट्रंप ने क्या कहा है। I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less. I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to. तो ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि भारत के साथ जल्दी ही डील हो जाएगी, और डील हो जाएगी, लेकिन भारत की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है कि कौन सी डील हो रही है, क्या होगी, किस मुद्दे पर होगी, और उस डील से भारत को क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें जो आनी चाहिए भारत के लोगों को, भारत की तरफ से बताया जाना चाहिए, वो सारी खबर डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं सारी खबर। और इसको एक बड़ी खबर आप भी कह सकते हैं समीर जी इसको, कि राहुल गांधी जो हैं नेता प्रतिपक्ष बने, और नेता प्रतिपक्ष बने हुए आज उनको पूरा 1 साल हो गया है जी। तो ये एक खबर है। इस पर उन्होंने एक न्यूज़लेटर भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में 1 वर्ष पूरा करने पर मैं इस पूरे साल की यादों, अनुभवों और संविधान की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरे संसदीय भाषणों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मेरे विज़न और 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के पीछे के कारकों के बारे में पढ़ें। ये उन्होंने अपना एक न्यूज़लेटर जारी किया है, इसको किया है। तो आज 1 साल उनको नेता प्रतिपक्ष बने पूरा हो गया है। चूंकि ये घोषणा की गई थी कि भाई 7 जुलाई से ही जो है वो नेता प्रतिपक्ष माने जाएंगे, ये घोषणा की थी, तो आज मतलब हो गया। जी हाँ, तो 1 साल उनको हो गया, और ये एक महत्वपूर्ण साल रहा। उसके पहले ही, चुनाव के पहले से ही जिस तरह से राहुल गांधी ने कैंपेन चलाया था सरकार के खिलाफ, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संविधान का मुद्दा, ये बहुत सारे मुद्दे बहुत प्रभावी रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत तो नहीं पाया, लेकिन बीजेपी को हराने में कामयाब रहा, बीजेपी को काफ़ी नीचे लाने में कामयाब रहा। और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार ये हुआ कि अपने बल पर बहुमत पाने में बीजेपी नाकाम रही। हाँ, अपने बल पर बीजेपी बहुमत पाने में नाकामयाब रही, और जो 400 पार का नारा था, वो 400 पार का नारा था वो 240 पे आकर अटक गया। इधर समीर जी एक बड़ी खबर ये है कि 2025 के जो शुरुआत के 3 महीने थे, उनमें महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी जान ली जी। और इसको लेकर एक खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, उसको हम लोग सुन सकते हैं। उसके बाद फिर रोहित पवार जो एनसीपी शरद पवार के नेता हैं, उन्होंने भी किसानों की लेकर बात कही है, वो भी हम लोग सुनेंगे। बिल्कुल, किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा जो कल से उसका सत्र शुरू हुआ है, लगातार वहाँ इस
पर सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं किसानों को लेकर। उसी पर कांग्रेस ने लिखा है कि बीजेपी सरकार में किसान भारी कर्ज से दबे हैं, वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, खेती के सामान पर जीएसटी लगी है, उन्हें फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज किसानों की आय लिखने की बजाय उसमें आयु लिखा है आधी हो गई है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का ढोल पीटने वाले नरेंद्र मोदी देश के पूंजीपतियों का लाखों करोड़ का कर्ज तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ़ नहीं करते। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी देश के अन्नदाताओं को तबाह करने पर तुले हैं। और वो जो 767 किसानों ने पिछले 3 महीने में जो सुसाइड किया है, उसको लेकर उसका स्क्रीनशॉट एक दिया हुआ है खबर का। और उसी पर महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता रोहित पवार ने भी प्रतिक्रिया जताई है। और आपको बता दें कि कल से ही विधानसभा का सत्र शुरू होने के समय ही वहां पर लगातार विधानसभा में अंदर और बाहर इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सुनते हैं रोहित पवार ने क्या कहा है। उनको पर कार्रवाई की कि सरकार जो है हमेशा किसानों की तरफ से बात करती है, और ऐसे में जो विरोधक है वो जब किसानों का मुद्दा उठाते हैं तो उन पर इस तरीके की कार्रवाई करके निलंबन किया जाता है। देखो, ये सरकार किसानों के बाजू से कभी नहीं बोलता है। इलेक्शन के वक्त या बिफोर इलेक्शन उन्होंने किसानों के हित के बहुत सारे निर्णय हम लेंगे, हम जब सत्ता में आएंगे, ऐसा बोला था। लेकिन इलेक्शन होने के बाद कोई भी निर्णय किसानों के हित का इस सरकार ने वहां पे नहीं लिया। और उनके जो आमदार है या नेता है वो बहुत नीचे लेवल तक जाके किसानों के बारे में वहां पे वक्तव्य कर रहे या स्टेटमेंट दे रहे। तो हमारा कहना था कि महाराष्ट्र में किसान दिन था, तो उस दिन निमित्त वहां पे जिन जिन लोगों ने किसानों के खिलाफ वहां पे स्टेटमेंट दिया उनको आगे बुला के माफी किसानों की वहां पे मांगनी चाहिए, ऐसे हम सबका कहना था। अब ये बहुत इजी था, अगर मुख्यमंत्री साहब ने लोनीकर को वहां पे आगे बुलाया होता, माफी मांगी होगी। हम हमारी माफी मांगो ऐसे नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे आप किसानों की माफी मांगो, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। तो नाना जी ने 2 बार विषय मांडा, बोलने नहीं दिया, तो तीसरी बार वो थोड़े से भावनिक हुए और उन्होंने ऊपर जाके अध्यक्ष महोदय को विनती की और उसके अगेंस्ट उन्होंने वहां पे कार्रवाई की। लेकिन ये सरकार किसान, युवा, महिला विरोधी, ऐसा हम सबका कहना है। हिंदी और मराठी को तो रोहित पवार यही कह रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा में किसानों के मुद्दों को उठाने पर भी सरकार नाराज रही और मना कर दिया गया। नाना पटोले को कल ही वहां पर सस्पेंड कर दिया गया था। जी, कल ही नाना पटोले को सस्पेंड किया गया और कल भी विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था, किसानों के मुद्दे पर ही किया था। और कल तो रोहित पवार एक पोस्टर हाथ में लिए हुए थे, कहते ये गजनी सरकार है। इसको गजनी सरकार जो है भूल जाती, कुछ याद नहीं रहता, इसको कुछ याद नहीं रहता, तो इसको गजनी सरकार की संज्ञा जो थी वो रोहित पवार ने दी थी। और किसानों के मसले पर ही कल पूरे प्रदेश में एनसीपी शरद पवार ने प्रदर्शन भी किया था। और कल महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, उसके विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा में बाहर प्रदर्शन किया था और सदन के अंदर भी प्रदर्शन किया था। उसी प्रदर्शन में जो नाना पटोले हैं, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वहाँ विधायक हैं, वो सदन के बीचों बीच में बेल में आ गए थे। तो बेल में आने पर उनको फिर निलंबित कल सस्पेंड कर दिया था। उसके खिलाफ फिर विधायकों ने वहाँ प्रदर्शन भी किया। तो किसानों के मसले पर सरकार माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, ये साफ तो समझ में आ रहा है। और आपको समझ लीजिए, याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस जब पहले मुख्यमंत्री थे उस समय भी 2 बार बहुत लॉन्ग मार्च जो थे किसानों के वहाँ निकले थे और समझौता किसानों से किया गया था, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। फिर जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था, उसको भी फिर जो था समझौता कर लिया था कि देवेंद्र फडणवीस ने जो वादे किए थे उसको पूरा किया जाएगा। तो अब फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और किसानों की समस्याओं पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, ये समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है और यही इसीलिए जो गजनी का पोस्टर, गजनी सरकार का पोस्टर लेकर रोहित पवार कल प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर सारे विपक्ष के विधायक कर रहे थे। उनका ये कहना है कि सरकार चुनाव के पहले वादे कर लेती है लेकिन उसके बाद वो भूल जाती है। सरकार वादे करती है और भूल जाती है। अब बहुत सारे वादे हैं, लेकिन किसानों को लेकर ये जो तस्वीर है और किसानों को लेकर जो आंकड़े हैं कि पिछले 3 महीने के भीतर 767
लगभग 800 किसानों ने अपनी जान दे दी। ये बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है अमलेंदु जी, और वो भी तब जब 2022 में ही किसानों की इनकम डबल करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। हाँ, वायदा ही नहीं किया था, दावा भी करने की दोगुनी हो चुकी है, हो चुकी है, दावा भी करने की हो चुकी है। उसके बाद अगर अकेले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तो वैसे भी किसानों द्वारा अपनी जान लिए जाने के मामले में पहले से भी रहा है और वहाँ दिक्कतें रही हैं, लेकिन ये सरकार किस तरीके से किसान विरोधी हो चुकी है। विपक्ष का ये आरोप है कि शुरुआती 3 महीने जो थे इस साल के, और जबकि सरकार वहाँ बन चुकी थी बीजेपी की छप्पर फाड़ बहुमत के साथ, उसके बाद 767 किसानों ने अपनी जान खुद ले ली है। ये गंभीर मसला है और बड़ी फिगर है एक तरीके से कहा जाए किसानों की दुर्दशा दर्शाने के लिए कि ये सरकार किस तरीके से पूंजीपति मित्रों की मदद करती है और किसानों के विरोध में है, ये विपक्ष का आरोप है। जी बिल्कुल, और उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह कि इस मुद्दे को विधानसभा में चर्चा के लायक नहीं समझ रही है सरकार। ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। और बड़ी बात यह है कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, जिस तरह से घिरा है, आज क्या विपक्ष के नेताओं के साथ वो बैठक करता है, उनकी आपत्तियों को सुनता है, या फिर एक लाइन में फिर वो अपना यही जवाब भेज देगा कि ये सारे आरोप गलत हैं। ये देखने वाली बात होगी, इस पर रहेंगी हमारी निगाहें। तमाम दूसरी खबरों पर भी निगाहें रहेंगी, आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।